हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है भाई। सब्सक्राइब करने के लिए कोई चार्ज तो है नहीं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ TGT PGT कॉमर्स की। ठीक है भाई। TGT PGT कॉमर्स की तैयारी करा रहा हूँ और वे क्वेश्चन लाया हूँ जो आपको बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको देखने को मिलते हैं, जिनके लिए आपको कहीं कहीं हज़ार रुपये पेड फीस देनी पड़ती है। अब मैं आपकी तैयारी जो करा रहा हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ। अपने इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी तैयारी करा रहा हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट की, जो TGT PGT, जिसका पेपर आपका अक्टूबर महीने में होने वाला है। क्योंकि इलाहाबाद बोर्ड ने, यानी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से सभी मंडल स्तर पर, ठीक भाई, जितने भी मंडल स्तर पर कॉलेज है, सभी मंडल स्तर पर एक नोटिफिकेशन भेज दिया है कि आपके यहाँ जो जो इंटर कॉलेज है या डिग्री कॉलेज है, आपके यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं। ठीक है भाई। क्या क्या सुविधाएं है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, उन सब की डिटेल बना करके भेजिए आयोग को। तो इस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है भाई। तो इसमें आपका समय सिर्फ ये समझ लो, जुलाई आज 14 जुलाई होगी और 15 दिन इसके बच रहे हैं, 15 या 16 दिन जुलाई के। ठीक है भाई। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में इसका पेपर है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में इसका पेपर हो जाएगा। ये खबर सुनने में आ रही है कि आपका जो TGT PGT का पेपर है वो आपका अक्टूबर माह में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसकी भी डेट जल्दी ही घोषित होने वाली है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी आपके पास समय है 60-70 दिन का, तो इसमें मैं आपके लिए डेली ही वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें मैंने आपके लिए 49 क्वेश्चन तो पहले अपलोड कर चुके। इसमें 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये तीसरी वीडियो है, यानी कि तीसरा लेक्चर है। उसमें मैं सिर्फ आपके लिए वही क्वेश्चन छांट करके लाया हूँ, वही सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सिलेबस से बाहर कुछ नहीं है। बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले करंट अफेयर भी पढ़ा देते हैं इसके अंदर, क्योंकि करंट अफेयर कुछ नहीं आता बिल्कुल भी। सिर्फ जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। क्योंकि TGT PGT की तैयारी ऐसी आपको कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि लेखा समीकरण आधारित है। जो लेखा समीकरण है वो किस अवधारणा पर आधारित है? पहला ऑप्शन इसमें आपका दे रखा है लागत अवधारणा पर। दूसरा ऑप्शन दे रखा है पृथक अस्तित्व अवधारणा पर। तीसरा ऑप्शन दे रखा है उपार्जित अवधारणा पर। और चौथा ऑप्शन डी दे रखा है द्विपक्षीय अवधारणा पर। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, द्विपक्षीय अवधारणा पर। जो लेखा समीकरण आधारित होती है वो द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित होती है। क्योंकि जब आप एंट्री करते हो तो एक पक्ष डेबिट का होता है, ठीक है भाई, और दूसरा पक्ष क्रेडिट का होता है। इसलिए 2 पक्ष होने जरूरी है, एक देने वाला और एक लेने वाला। इसलिए 2 पक्ष की अवधारणा पर हर लेखा किया जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। चेक के मुख्य पृष्ठ पर 2 तिरछी समांतर रेखाएं खींच देने को कहते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 51 जो है वो कह रहा है कि चेक के मुख्य पृष्ठ पर 2 तिरछी समांतर रेखाएं खींच देने को क्या कहते हैं? ऑप्शन पढ़ लेते हैं भाई। पहला ऑप्शन है अनादरण, दूसरा ऑप्शन बेचान, सी ऑप्शन रेखांकन और डी ऑप्शन प्राप्य विपत्र। तो आपको मैं बता दूं, जो चेक पर जो 2 तिरछी रेखाएं खींची जाती है उसको बोलते हैं हम रेखांकन। क्या बोलते हैं भाई? रेखांकन बोलते हैं। ठीक है भाई। क्योंकि आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, आपका जो पुस्त पालन से लेकर के टॉपिक होता है फाइनल अकाउंट तक का, इसमें सारे क्वेश्चन वही लिए गए हैं। ठीक। फिर अगला जो टॉपिक है उसमें होता है साझेदारी। तो साझेदारी का जो चारों चैप्टर है, चारों चैप्टर का मैंने एक कौन क्वेश्चन तैयार कर रखे है, उसके लिए एक मैं मैराथन लाऊंगा। मतलब हर चीज़ के लिए मैंने क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं। इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से व्यापार का दायित्व है, यानी कि लाइबिलिटी साइड में क्या आएगा? जो आपका व्यापार की लाइबिलिटीज है। देखो, पहला ऑप्शन दे रखा देनदार, बी ऑप्शन है आहरण, सी ऑप्शन है लेनदार और डी ऑप्शन है आपका प्राप्य विपत्र।
जो व्यापार का दायित्व होता है वो होता है आपका लेनदार। ठीक है भाई, कि भाई हमारे आपसे पैसे चाहिए, हमें पैसे लेने हैं, तो व्यापार का जो दायित्व होता है वो होता है लेनदार। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 53, पासबुक में लेन देन का लेखन किया जाता है। तो पासबुक में किस चीज़ का लेखन किया जाता है? तो पासबुक में लेखन जो किया जाता है वो क्या जाता है? बैंक के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है भाई? बैंक के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, चालू संपत्तियों में शामिल नहीं किया जाता। अगर आपने बैलेंस शीट का अच्छे से अध्ययन किया है, ठीक, मैं एक वीडियो को बैलेंस शीट की जो पूरा प्रोफार्मा है, यानी कि फिक्स असिस्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, उसके बारे में आपको फुल डिटेल में एक बैलेंस शीट का प्रोफार्मा समझा दूंगा। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि जो आपकी चालू संपत्ति है यानी कि करंट एसिस्ट है, उसमें क्या शामिल नहीं किया जाता। ठीक है भाई, तो इसमें क्या शामिल नहीं किया जाएगा? देखो, फर्नीचर है, क्या चालू संपत्ति है? फर्नीचर, रोकड़, व्यापारिक रहतिया या अग्रिम भुगतान। तो चालू संपत्ति में आपका फर्नीचर शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये आपका फिक्स एसिस्ट है। क्या है भाई? आपकी फिक्स एसिस्ट है। क्योंकि रोकड़ जो है ये भी चालू संपत्ति है, व्यापारिक रहतिया ये भी चालू संपत्ति है, और जो अग्रिम भुगतान है ये भी आपकी चालू संपत्ति है। पर फर्नीचर आपकी चालू संपत्ति नहीं है, क्योंकि ये आपकी फिक्स एसिस्ट है, इसलिए चालू संपत्ति में शामिल नहीं किया जाता भाई। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य खतौनी कहलाता है? ठीक है भाई, तो कौन सा कार्य इसमें खतौनी कहलाता है? पहला ऑप्शन है खातों के शेष निकालना, बी ऑप्शन है खातों के दोनों पक्षों की तुलना करना, ऑप्शन सी खातों के शेष से तलपट तैयार करना, ऑप्शन डी जर्नल या सहायक बहियों से लेन देन को खाता बही में लिखना। इसको ही खतौनी कहते हैं। ठीक है भाई, ये आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जर्नल यानी कि जो आप डेली के लेन देन करते हो उनको पहले आप सही सहायक बहियों में लिखोगे या जर्नल करोगे, और फिर उसके बाद उसका खाता बही में लिखोगे। ठीक है, उसको ही आप क्या कहोगे भाई? खतौनी कहोगे। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 56, बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है। तो बैंक किस पर सर्वाधिक ब्याज देगा? चालू खाते पर देगा, बचत खाते पर देगा, सावधि जमा खाते पर देगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं, जो आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है बैंक उस पर सर्वाधिक ब्याज देता है। चालू खाते पर ब्याज नहीं दिया जाता, क्योंकि इस पर उल्टा देना पड़ता है हमें। ठीक है भाई, जो आपका चालू खाता है इस पर ब्याज हमें देना नहीं पड़ता, सॉरी बैंक ब्याज इस पर नहीं देता। जो ग्राहक या व्यापारी चालू खाता खुलवाता है उसको उल्टा उस पर ब्याज देना पड़ता है। बचत खाते पर बैंक ब्याज देता है, पर उसमें एक सीमित है 4% 3% के अनुसार। जो सबसे ज़्यादा ब्याज देता है बैंक वो देता है सावधि जमा खाते पर, यानी कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पर। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 57, रोकड़ बही एवं पासबुक के मिलान के लिए बनाया जाता है। तो जो आपका कैश बुक है और पासबुक है उसके लिए आपको कौन सा खाता बनाया जाता है? पहला ऑप्शन है तलपट, दूसरा ऑप्शन है बैंक समाधान विवरण, तीसरा ऑप्शन है प्राइवी पत्र, और डी ऑप्शन है इसमें देवी पत्र। तो आपको मैं बता दूं, रोकड़ बही और पासबुक के मिलान के लिए व्यापारी क्या बनाता है? बैंक समाधान विवरण बनाता है। ठीक है भाई, बैंक समाधान विवरण व्यापारी की इच्छा के अनुसार बनाया जाता है। ठीक, क्योंकि व्यापारी को क्या चाहिए कि भाई जो आपके पास रोकड़ बही है यानी कि कैश बुक है और पासबुक है, उन दोनों में मिलान चाहिए कि भाई हाँ दोनों का मिलान सही है या नहीं है। ठीक है, इसलिए व्यापारी रोकड़ बही और पासबुक के मिलान के लिए बैंक समाधान विवरण तैयार करता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 58, खाता विवरण तैयार किया जाता है। जो खाता विवरण है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? क्वेश्चन में ये पूछा है। पहला ऑप्शन है विक्रेता द्वारा, दूसरा ऑप्शन है क्रेता द्वारा, तीसरा ऑप्शन है प्रतिनिधि द्वारा, और चौथा ऑप्शन है इसमें इनमें से कोई नहीं। जो खाता तैयार करता है वो करता है भाई विक्रेता। ठीक है भाई, यानी कि जो सेलर है
या जो माल बेचता है वो खाते तैयार करता है। ठीक है भाई, क्रेता यानी कि माल खरीदने वाला तैयार नहीं करेगा, माल बेचने वाला खाते तैयार करेगा, इसलिए विक्रेता खाते को तैयार करता है। यानी कि खाता विवरण जो तैयार किया जाता है वो विक्रेता के अनुसार तैयार किया जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 59, चेक का रेखांकन कौन कर सकता है? जो चेक का रेखांकन है वो कौन कर सकता है भाई? ऑप्शन ए आदेशक, ऑप्शन डी धारक, ऑप्शन सी बैंकर और ऑप्शन डी ये सभी। तो आपको मैं बता दूं इसमें आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, यानी कि इनमें सभी चेक का रेखांकन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, रेखांकन को रद्द कर सकता है? तो रेखांकन को कौन रद्द कर सकता है भाई? रेखांकन को आदेशक यानी कि जो ऑर्डर देगा वो रद्द कर सकता है। ठीक है भाई, कि भाई हमें अभी पैसा नहीं चाहिए, वो बैंक को आदेश करेगा कि इस व्यक्ति को या इसको आपको पैसा नहीं देना है या उसका भुगतान नहीं करना है अभी। क्वेश्चन नंबर 61, अवास्तविक संपत्तियों में सम्मिलित किया जाता है? तो अवास्तविक संपत्तियों में कौन कौन सी चीज़ सम्मिलित की जाती है भाई? यानी कि आपका एक कॉलम बनता है बैलेंस शीट में, मिक्स प्रीमियल्सी एक्सपेंस। ठीक भाई, मिक्स प्रीमियल्सी एक्सपेंस के नाम से एक अकाउंट वो कॉलम बनता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो उसमें पूछ रहा कि कौन कौन सी चीज़ शामिल की जाती है। ठीक है भाई, तो उसमें आपका प्रारंभिक व्यय यानी कि प्रीमियल्सी एक्सपेंस ये भी शामिल की जाती है, अभिगोपन कमीशन और विकास व्यय, यानी कि तीनों की तीनों चीज़ें इसमें शामिल की जाएगी, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यानी कि डी राइट हो जाएगा। जो आपकी अवास्तविक संपत्तियां है, एसिस्ट है, वो आपके लेफ्टी साइड की मिक्स एक्सपेंस वाले कॉलम में सम्मिलित की जाएगी। ठीक है भाई, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो भाई मेरे इस वीडियो पर इस चैनल पे कमेंट करके आप अपना जवाब पूछ सकते हो। ठीक है भाई, क्योंकि मैं आपके लिए जो क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं सब उसी टाइप से क्वेश्चन तैयार किए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के टीजीटी पीजीटी में पूछे जाएंगे। ठीक, बिल्कुल उस सिलेबस से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा, सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है भाई, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा होने वाला है। ऐसी तैयारी आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलने की। ठीक है भाई, तो मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आप प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहे। जो आपके पास बुक है वो भी बुक पढ़ते रहे। मैं आपको बुक भी बताऊंगा, एक वीडियो आपके लिए उसके भी लाऊंगा कि आपको कौन कौन सी बुक से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, क्वेश्चन तो मैंने तैयार कर रखे हैं, बहुत काफ़ी बुकों से क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं, तो मैं आपको बताऊँगा। वैसे तो 10-12 बुक है भाई, तो मैं आपको बताऊँगा जो कम से कम बुक में आपकी तैयारी हो जाए, क्योंकि आप जो भी बुक लाओगे बाज़ार से बुक खरीद के लाओ तो आपको पूरा सिलेबस नहीं मिलने का। जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको चैप्टर की तैयारी नहीं मिलने की उसके अंदर। ठीक है भाई, तो इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 62, व्यापार खाते बनाने का उद्देश्य क्या होता है भाई? जो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, ठीक है भाई, आप जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो उसका क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है इसमें सकल लाभ अथवा हानि ज्ञात करना, बिल्कुल सही है भाई। दूसरा ऑप्शन है विक्रय पर प्रत्यक्ष व्यय की दर ज्ञात करना, बिल्कुल सही है कि भाई हमने कितना विक्रय करा और कितना डायरेक्ट खर्चा करा उसकी दर को ज्ञात करना। तीसरा ऑप्शन है माल की लागत ज्ञात करना कि भाई हमने जो माल लगाया है उसकी लागत क्या है। ठीक, यानी कि इसमें सारी चीज़ ऑप्शन राइट है, इसलिए आपका इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्यापार यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि भाई सकल लाभ या अथवा हानि ज्ञात करना, कि भाई एक तो हमें पता होना चाहिए कि हमें ग्रोस प्रॉफिट हो रहा है, ग्रोस लॉस हो रहा है। ठीक है भाई, दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं कि हमने जो सेल्स करी है यानी कि विक्रय करा है, ठीक है भाई, तो उस पर हमारा कितना डायरेक्ट खर्चा हुआ है उसकी दर को ज्ञात करना है हमें। तीसरा ऑप्शन जो इसमें पूछा कि माल की लागत ज्ञात करना, यानी कि जो भी हमने माल खरीदा है उसकी लागत कितनी है,
किस अकॉर्डिंग काम हो रहा है। तो इसमें सारे ही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएंगे भाई। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन स्थायी संपत्ति नहीं है। ठीक है भाई, स्थायी संपत्ति पूछ रहा है यानी कि फिक्स एसिस्ट नहीं है। देखो आपकी भूमि और भवन ये भी फिक्स एसिस्ट है, यंत्र और उपकरण ये भी आपकी फिक्स एसिस्ट है, फर्नीचर भी फिक्स एसिस्ट है। पर आपका जो व्यापारिक रहतिया है यानी कि क्लोजिंग स्टॉक, क्या भाई, आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपका फिक्स एसिस्ट नहीं है। ठीक है भाई, इसलिए इसमें आपका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक आपका फिक्स एसिस्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64, तलपट का मिलान प्रभावित होता है। तो तलपट का मिलान किस द्वारा प्रभावित होता है भाई। पहला ऑप्शन है केवल एक पक्षीय अशुद्धियों द्वारा, ऑप्शन बी केवल द्विपक्षीय अशुद्धियों द्वारा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों के द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जो तलपट का मिलान है वो दोनों पक्षों के आधार पर ही अशुद्धियों का प्रभाव होता है। क्योंकि भाई लेखे कितने प्रकार के हो, 3 प्रकार के हो, पर जो लेन देन होता है वो 2 प्रकार से, तो एक लेने वाला एक देने वाला, तो 2 पक्षों पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, इसलिए केवल 2 पक्षों पर ही तलपट के मिलान को अशुद्धियों से प्रभावित किया जा सकता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 65, अंतिम खाते में अदत्त व्यय के समायोजन का लेखा किया जाता है। जब आप ट्रेल बैलेंस यानी कि आपका ट्रेल बैलेंस दिया हुआ हो और नीचे समायोजना दी होती है कि भाई 200 रुपये आपके अदत्त है इस चीज़ के, तो उनका लेखा कितने स्थान पर किया जाता है, इसमें ये पूछना चाह रहा क्वेश्चन नंबर 65 पे। तो आपका पहला ऑप्शन है 1 स्थान पर, दूसरा ऑप्शन है 2 स्थान पर, तीसरा ऑप्शन है 3 स्थान पर और चौथा ऑप्शन है 4 स्थान पर। जो आपकी आउटस्टैंडिंग होती है उसका 2 जगह स्थान यानी कि 2 स्थान पर उसका लेखा होता है। ठीक है भाई। एक तो कहाँ, एक तो होता है भाई आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, यानी कि जैसे भी समायोजना पूछी है जिसके बारे में, एक तो उसका समायोजन हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहली समायोजना तो यहाँ से होगी उसकी। दूसरी समायोजना होती है बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड में, क्योंकि जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग होती है जितनी भी, वे सारे की सारी लेफ्ट साइड में लिखी जाती है। कहाँ लिखी जाती है वे, लेफ्ट साइड में लिखी जाती है। इसलिए इनका आउटस्टैंडिंग का जो लेखा होता है वो 2 स्थान पर होता है, पहला ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दूसरा बैलेंस शीट में, तो 2 स्थान पर हो गया। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 65, यदि अंतिम रहतिये को अंतिम खाते बनाने से पहले या पूर्व क्रय में समायोजित कर दिया जाता है तो उसे कहाँ दर्शाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका तलपट दिया होता है, अगर तलपट के अंदर अंतिम रहतिया है तो उसका लेखा सीधा किस जगह होगा। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं भाई। पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें आपका केवल व्यापार खाते के धनी पक्ष में, दूसरा ऑप्शन दे रखा केवल आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, तीसरा ऑप्शन दे रखा ए और बी दोनों में, और इस डी ऑप्शन था और डी ऑप्शन दे रखा है इसने उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है भाई। तो आपको मैं बताता चलूँ कि भाई जो आपका तलपट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है उसका लेखा केवल आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में होता है, यानी कि उसमें ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगर तलपट के नीचे समायोजना दे रखी है तो उसका लेखा 2 जगह होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में होता है और फिर बैलेंस शीट की एसेट साइड में होता है। अगर आपका अंतिम रहतिया तलपट के अंदर है, समायोजना में नहीं है, तो उसका लेखा आपका केवल आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में ही होगा। ठीक है भाई। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी जो बैलेंस शीट है उससे आपके कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बैलेंस शीट की आपने अच्छे से एनालाइज किया हुआ है तो आपके ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 66, पूंजीगत व्यय का लेखा किया जाता है। जो पूंजीगत व्यय है यानी कि
आपका लेखा इसमें किस में किया जाएगा। पहला ऑप्शन है इसमें ए व्यापारिक एवं लाभानी खाते में, दूसरा ऑप्शन है निर्माण खाते में, तीसरा ऑप्शन है चिट्ठे में और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो पूंजी व्यय का जो लेखा होता है वो होता है निर्माण खाते में होता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट खाते में। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 67, रेखांकित चेक का भुगतान प्राप्त किया जाता है। तो जो आपका रेखांकित चेक है उसका भुगतान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए बैंक की खिड़की पर, ऑप्शन बी वाहक द्वारा, ऑप्शन सी किसी बैंक द्वारा या इनमें से कोई नहीं। अगर रेखांकित चेक का भुगतान है तो आप किसी भी बैंक से अपने प्राप्त कर सकते हो, यानी कि जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है उस बैंक से प्राप्त कर सकते हो, चाहे वो किसी भी बैंक से आपका चेक कटा हुआ हो। ठीक, रेखांकित चेक का मतलब ये होता है किसी भी बैंक द्वारा उसका भुगतान प्राप्त कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 68, बैंक द्वारा ऋण प्रदान करने के साधन हैं। तो बैंक द्वारा कौन कौन से ऋण प्रदान करने के साधन हैं। नगद साख, ऑप्शन बी बैंक अधिविकर्ष, ऑप्शन सी साधारण ऋण और ऑप्शन डी आपका उपयुक्त सभी, यानी कि आपका सारे के सारे इसमें राइट है भाई। क्वेश्चन नंबर 69, डैश डैश व्यापार खाते में दर्शाया जाता है। जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है भाई, क्या होता है भाई, आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है। वो पूछ रहा है इस ट्रेडिंग अकाउंट में आप किस चीज़ को लिखोगे। ऑप्शन ए है गैस एवं ईंधन, ऑप्शन बी है वेतन, ऑप्शन सी है कमीशन और ऑप्शन डी है किराया। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको गैस और ईंधन का लेखा किया जाता है। ठीक है, इसको दर्शाते हैं, क्योंकि वेतन, कमीशन और किराया ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। ठीक, आईओ गैस और ईंधन ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है भाई, तो इसलिए व्यापार खाते में गैस और ईंधन को लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, डैश डैश चालू संपत्ति है, तो हमें बताना कि करंट एसेट कौन सी है। देखो भाई, सबसे वैसे तो पहले ही ऑप्शन राइट है, क्योंकि जो कैश अकाउंट है यो ही करंट एसिस्ट है। फर्नीचर ये आपकी फिक्स एसिस्ट है, मशीन ये भी फिक्स एसिस्ट है और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसलिए आपका पहला ही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 71, अदत्त मजदूरी में दर्शाया जाता है। तो अदत्त मजदूरी में क्या दर्शाया जाता है भाई। पहला ऑप्शन दे रखा व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में, ऑप्शन बी दे रखा लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, ऑप्शन सी दे रखा आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में और ऑप्शन डी दे रखा आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। देखो जो आपकी आउटस्टैंडिंग है, आप सोचोगे कि हमारी अदत्त मजदूरी है, इसको हम व्यापार खाते में भी लिखते हैं क्योंकि हमने व्यापार खाते में भी लिखा देखा है। ठीक, लाभ हानि खाते में इसको हम लिखते नहीं, इसका लेखा यहाँ होता ही नहीं। आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में भी इसका लेखा नहीं होता। ठीक है, तो अब हमारे पास ए ऑप्शन और सी ऑप्शन, दो ऑप्शन बचे हैं कि आप बताएं कि भाई हम कहाँ से इसको शो करें। देखो आपको एक चीज़ मैं बता दूं, अगर अदत्त मजदूरी पूछा, अगर ये पूछता कि इसका लेखा कहाँ होता है, देखो अदत्त मजदूरी को जो दर्शाया जाता है वो आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, सॉरी दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग होती है वो आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखी जाती है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 72, यदि अंतिम रहतिया तलपट के अंदर दिया गया हो तो उसका लेखा किस खाते में किया जाता है। देखो अभी क्वेश्चन आया था, देखो आपको मैं एक चीज़ अभी दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था, ये रहा कि यदि अंतिम रहतिये को अंतिम खाते बनाने से पूर्व क्रय में समायोजित कर दिया जाता है तो उसका लेखा कहाँ करते हैं भाई, उसका लेखा करते हैं हम आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। अब फिर ये क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 72, सॉरी क्वेश्चन नंबर 72 ये पूछा कि यदि अंतिम रहतिया तलपट के अंदर दिया गया हो तो उसका लेखा कहाँ करते हैं, तो उसका लेखा करते हैं हम आर्थिक चिट्ठे में। कहाँ करते हैं भाई, आर्थिक चिट्ठे में, बैलेंस शीट में। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 73, डैश डैश
खाता नहीं है। तो इनमें से कौन सा खाता नहीं है? देखो, व्यापार खाता है, बिल्कुल ट्रेडिंग अकाउंट है। लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी खाता है। पर जो आपकी बैलेंस शीट है ये आपका खाता नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 74, चेक का रेखांकन डैश डैश द्वारा नहीं किया जा सकता। तो चेक का जो रेखांकन है वो किसके द्वारा नहीं किया जा सकता? वो द्वारा नहीं किया जा सकता भुगतान पाने वाले के। ठीक भाई, चेक का रेखांकन भुगतान पाने वाले के द्वारा नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 75, रोकड़ बही का बैंक शेष डैश डैश होता है। रोकड़ बही का जो बैंक शेष होता है वो नाम भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है। यानी कि इसमें आपके दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसमें राइट है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 76, रोजनामचा की प्रविष्टि डैश डैश के लिए नहीं की जाती। तो किस ऐसा वो कौन सी चीज़ है जिसका लेखा रोजनामचे में यानी कि जनरल एंट्री में लेखा नहीं होता? दलाली, इसका लेखा भी होता है। नगद छूट, इसका भी लेखा आता है। कमीशन, इसका भी लेखा होता है। पर जो आपका व्यापारिक छूट है इसका लेखा नहीं होता। जो आपकी व्यापारिक छूट है उसका लेखा हम जनरल एंट्री में नहीं करते। ठीक है, बाकी और सभी की एंट्री का लेखा हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, दोहरा लेखा प्रणाली का नियम पाने वाले के नाम तथा एवं देने वाले को जमा लागू होता है। तो अगर पाने वाला व्यक्ति है और देने वाला भी व्यक्ति है तो वो हो जाएगा आपका व्यक्तिगत खाता। क्या हो जाएगा भाई? व्यक्तिगत खाते के लिए, क्योंकि पाने वाले व्यक्ति को ऋणी और देने वाले व्यक्ति को धनी। आने वाली वस्तु को ऋणी, जाने वाली वस्तु को धन क्रेडिट। ठीक है, तो वो होता है आपका वास्तविक खाता। अगर किसी किराए को यानी कि किसी नाम मात्र खाता है तो वो आ जाएगा आपका किराए से संबंधित। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 78, अशुद्ध ऋण खाते का संबंध है। जो आपका अशुद्ध ऋण है वो किस खाते से संबंध है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत खाते से, ऑप्शन बी वास्तविक खाते से, ऑप्शन सी नाममात्र खाते से, ऑप्शन डी उच्चतम खाते से। आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि नाममात्र खाते से। अशुद्ध ऋण का जो संबंध होता है वो नाममात्र खाते से होता है भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, तलपट है। तलपट एक विवरण भी है और एक सूची भी है, तो इसलिए आपका ऑप्शन इसमें बी राइट हो जाएगा। तलपट जो है एक विवरण है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 80, द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित लेन देन के लिखने की प्रणाली को कहा जाता है। तो देखो भाई, ऑप्शन ए दोहरी खाता प्रणाली, इकहरी खाता प्रणाली, दोहरी लेखा प्रणाली या इकहरी लेखा प्रणाली। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, दोहरी खाता प्रणाली। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 81, लेखांकन समीकरण संपत्ति बराबर दायित्व प्लस के स्वामित्व कोष प्रदर्शित करता है। ये 2021 में पेपर हुआ था टीजीटी का, उसमें पूछा गया था भाई। टीजीटी के 2021 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि लेखांकन समीकरण संपत्ति बराबर दायित्व प्लस के स्वामित्व कोष क्या होता है भाई? इसमें होता है आर्थिक चिट्ठे पर। क्या होता है भाई? आर्थिक चिट्ठे पर। क्वेश्चन नंबर 82, दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार एक लिपिक रमेश को भुगतान किया गया वेतन है। ये भी क्वेश्चन आपका 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो आपका टीजीटी पीजीटी का हुआ था। ठीक है भाई, जो आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था कि दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार एक लिपिक रमेश को भुगतान किया गया वेतन है वह नाममात्र लेन देन। क्या है भाई? नाममात्र का लेन देन। क्वेश्चन नंबर 83, एक सिनेमा हॉल में बैठने की क्षमता बढ़ाने पर जो खर्च होता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है भाई। ऑप्शन ए व्यक्तिगत खर्च, ऑप्शन बी नाममात्र का खर्च, ऑप्शन सी पूंजीगत व्यय खर्च
या ऑप्शन डी आयगत व्यय। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, पूंजीगत व्यय। अगर किसी सिनेमा हॉल में हम बैठाने की क्षमता को बढ़ा रहे हैं तो हम पूंजी पर खर्च करेंगे, क्योंकि हमें इनकम दिख रही है। जिस चीज़ में हमें इनकम दिखेगी, हाँ हमें इनकम होगी, तो वो पूंजी पर ही खर्च होगा, ठीक है, ना कि और किसी चीज़ पर। क्वेश्चन नंबर 84, रोजनामचे से खाता बही में डेबिट तथा क्रेडिट मदों के हस्तांतरण को कहा जाता है। तो जो रोजनामचे से खाता बही में डेबिट और क्रेडिट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं भाई? प्रविष्टि बोलते हैं, या हस्तांतरण बोलते हैं, लेखांकन बोलते हैं, खतौनी बोलते हैं। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका खतौनी। ये भी आपका 2021 के पेपर में पूछा गया था, जो टीजीटी पीजीटी का हुआ था। टीजीटी के एग्ज़ाम में 2021 वाले पेपर में ये पूछा गया था कि रोजनामचे के बाद जो खाता बही में डेबिट या क्रेडिट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम खतौनी। क्वेश्चन नंबर 85, मूल लेखांकन समीकरण आधारित है। जो मूल लेखांकन है वो किस पर आधारित है? देखो तीसरा क्वेश्चन आ चुका, ठीक है भाई। एक लेखा समीकरण के आधार पर आया था, अब ये आया मूल लेखांकन समीकरण। तो ये मूल लेखांकन जो समीकरण है वो द्विपहलू अवधारणा पर आधारित है, यानी कि द्विपक्षीय या द्विपहलू बोल देते हैं, एक ही बात है, ठीक है, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 86, एक कंपनी ने 20,000 अपने भवन की रंगाई पर खर्च किए, ठीक है भाई। देखो ये भी आपका 2021 के टीजीटी में पूछा गया था। तो इसमें पूछना चाह रहा कि भाई आपने, एक कंपनी है और 2,000 रुपये अपने भवन की रंगाई पर खर्च किए, तो वो किसके अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन आयगत व्यय के रूप में, या पूंजीगत व्यय के रूप में, व्यक्तिगत व्यय के रूप में, या स्थगित आयगत के रूप में। देखो अगर कोई कंपनी किसी भवन की रंगाई पर जो खर्च कर रहे हैं उसको कर रहा है वो अपनी आयगत के रूप में, किसके? अपनी आय के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, क्रय पुस्तक को क्या अभिलेखित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो आपकी परचेस बुक होती है उसमें किस प्रकार के लेखे किए जाते हैं? ऑप्शन ए माल के समस्त क्रय को, ऑप्शन बी समस्त क्रय को, ऑप्शन डी माल के समस्त उधार क्रय को, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो जो आपकी क्रय पुस्तक होती है उसमें सभी समस्त माल के उधार क्रय लिखे जाते हैं, यानी कि जितने भी उधार खरीदारी होती है उसका परचेज बुक में एंट्री होती है, ठीक है भाई। तो इसमें माल के समस्त उधार क्रयों का लेखा किया जाता है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 88, अनार्जित आय को माना जाता है। जो आपकी अनार्जित आय है उसको क्या मानते हैं? ऑप्शन ए संपत्ति है, ऑप्शन बी दायित्व है, ऑप्शन सी हानि है, ऑप्शन डी पूंजी है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है भाई। भाई आप एक चीज़ और बता दीजिए मेरी इस वीडियो पर कमेंट करके, ठीक है भाई, कि भाई आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। आपको क्वेश्चन ये तो नहीं लग रहे कि भाई हाँ ये क्वेश्चन कि नहीं आने के, या इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आप पेपर उठा के देख लीजिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे टीजीटी में, ठीक है। और इसी टाइप से मैं क्वेश्चन को ढूंढ करके लाया हूँ आपके लिए। बहुत मेहनत की है आपके लिए, इस मेहनत का फल मिलेगा आपको भी अगर आप मेरे इस चैनल से जुड़ते हो। चैनल से जुड़ जाओगे तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर आप कहीं 1,000 रुपये में कोर्स ख़रीदो, फिर उनकी तैयारी करो, और ज़रूरी नहीं है कि भाई इसी टाइप से आपको वहाँ तैयारी भी देखने को मिले, या आप कहीं 100 रुपये की बुक ख़रीद करके लाओ और उसकी तैयारी करो। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी आप मेरे इस चैनल के माध्यम से पढ़े वो सटीक जानकारी के लिए पढ़े, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 89,
तलपट प्रदर्शित करता है। जो तलपट है आपका वो क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए लाभ हानि खाते का शेष, ऑप्शन बी लेखाकार द्वारा किए गए लेखांकन की पूर्ण शुद्धता, ऑप्शन सी खाता बही के शेषों की गणित शुद्धता, ऑप्शन डी संपत्तियों एवं दायित्वों के मध्य शेष। जो आपका तलपट है, ट्रेल बैलेंस है, जो प्रदर्शित करता है यानी कि जो दिखाता है कि क्या सही है, वो खाता बही के शेषों की गणितीय शुद्धता की जांच करता है। ठीक है भाई, क्योंकि जो खाता बही के बाद क्या तैयार किया जाता है? तलपट तैयार किया जाता है, और तलपट के बाद तैयार किया जाता है वो क्या जाता है? फाइनल अकाउंट यानी कि अंतिम खाते। ठीक है भाई, जिसको हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बोलते हैं। तो तलपट के बाद आपका तैयार किया जाता है फाइनल अकाउंट, और खाता बही के शेषों का जो शुद्धता की जांच होती है वो तलपट के अनुसार ही होती है, क्योंकि तलपट में वही लेखे लिए जाते हैं जिनका शेष प्रदर्शित होता है, या डेबिट शेष हो या क्रेडिट शेष हो। जिनका शेष नहीं होता उनका तलपट में कोई भी रोल नहीं होता, ना उनको लिया जाता। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 90, एक सुव्यवस्थित ढंग से व्यावसायिक लेन देनों का अभिलेखन करना तथा उनको खातों में वर्गीकृत करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है भाई आपका पुस्तपालन यानी कि बुक कीपिंग। यानी कि जितने भी आप व्यावसायिक लेन देन करते हो, ठीक, उनको सही ढंग से लिखने की कला को या उन खातों को वर्गीकृत करने को क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग बोलते हैं, यानी कि पुस्तपालन बोलते हैं। ठीक है भाई, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, आहरण खाता है। जो आपका आहरण खाता है वो किस प्रकार का है? पहला ऑप्शन नाम मात्र खाता है, ऑप्शन बी व्यक्तिगत खाता है, ऑप्शन सी वास्तविक खाता है, ऑप्शन डी काल्पनिक खाता है। जो आपका आहरण है वो व्यक्तिगत खाता है। अब व्यक्तिगत खाता क्यों है? क्योंकि जब भी आप किसी व्यापार से निजी खर्च के लिए या किसी को दान देने के लिए माल को निकालते हो, तो माल कौन निकाल लेगा? व्यक्ति निकाल लेगा। तो ये व्यक्ति से संबंधित खाता है, इसलिए इस आहरण जो खाता है आपका व्यक्तिगत खाता है। क्वेश्चन नंबर 92, रोजनामचे में लेन देनों को अभिलेखित किया जाता है। तो जो रोजनामचे में लेन देन का जो लेखा किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए वार्षिक आधार पर, ऑप्शन सी मासिक आधार पर, ऑप्शन सी दैनिक आधार पर, और ऑप्शन डी आवधिक अंतर के आधार पर। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन भी आपका 2021 के टीजीटी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है भाई, तो ये दैनिक के आधार पर पूछा जाता है। तो ये आपके 92 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गए। आगे की जो क्वेश्चन है वे कल आपके लिए आ जाएंगे, इसलिए आपकी डेली ही एक वीडियो आएगी। ये तीसरी वीडियो है, यानी कि तीसरा लेक्चर है। ठीक है, इसी धीरे धीरे मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय।